अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिज़िक्स एफएससी सेकेंड ईयर कोर्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एफएससी का सेकेंड ईयर का कोर्स। और ये कौन कौन से बोर्ड से रिलेटेड है, ये जो टॉपिक्स हम करेंगे ये फेडरल बोर्ड, केपीके बोर्ड और सिंध बोर्ड के जितने भी टॉपिक्स हैं ये सारे के सारे हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अच्छा, देख लेते हैं जो सेकेंड ईयर की फ़िज़िक्स है, इसके चैप्टर देखते हैं कि कितने चैप्टर्स हैं टोटल। तो टोटल इसके 10 चैप्टर्स हैं, 11 से लेके 20 तक है। ये स्टार्ट हो रही है 11 से, इसका मतलब ये जो पहले 10 चैप्टर्स हैं वो हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ लिए। सबसे फर्स्ट जो चैप्टर यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हम डिटेल से करेंगे, इसकी लर्निंग आउटलाइन भी यहाँ पर गिवन है। और सबसे जो पहला टॉपिक है वो है यहाँ पर कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ को एक्सप्लेन करने से पहले मैं ऐसा कर लेता हूँ कि जो चैप्टर है इसका मैं इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ आपको। देखिए, चैप्टर जो है वो टाइटल इसका है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं, इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। बल्कि इलेक्ट्रोस्टैटिक असल में दो वर्ड्स पर मुश्तमिल है। पहला है इलेक्ट्रो और दूसरा है स्टैटिक्स। तो पहला वर्ड इलेक्ट्रो जो है इसका मतलब होता है चार्जेस, और चार्जेस हमारे पास कितने टाइप के हैं? दो टाइप के, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, या पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, इस तरीके से भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं और बता दूँ कि जो सेम चार्जेस होते हैं वो आपस में रिपेल करते हैं, और जो ऑपोजिट चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और चार्जेस का जो सिंबल होता है वो है क्यू, हम इसको क्यू से डिनोट करते हैं, और यूनिट इसका है कूलम्स। साथ ही में हम देख लें स्टैटिक्स जो लिखा हुआ है, स्टैटिक का मतलब होता है साकिन, या ऐसा बोल सकते हैं कि स्टेशनरी भी आप इसको बोल सकते हैं, या इस तरह बोल सकते हैं कि नॉट मूविंग ऑब्जेक्ट, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो अब कर लेते हैं इसकी ओवरऑल डेफिनेशन। इलेक्ट्रोस्टैटिक की डेफिनेशन ऐसी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इज द स्टडीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस विच आर एट रेस्ट और स्टैटिक। सो दैट वाज अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। नाउ कम टू अवर टॉपिक 11.1 विच इज़ कूलम्स लॉ। स्टेटमेंट पर डायरेक्ट आ जाएंगे। स्टेटमेंट में कहते हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the product of the magnitude of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them। तो ये स्टेटमेंट जो हमने पढ़ी है इसके दो पॉइंट्स बनते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन ऑफ टू पॉइंट चार्जेस। तो सबसे पहले ये समझना है कि पॉइंट चार्जेस क्या होते हैं। देखिए, मैथ्स में हम पॉइंट और फिज़िक्स में हम पॉइंट ऐसे लेते हैं कि जिसकी डायमेंशन कुछ भी नहीं होती, जिसका वॉल्यूम कुछ भी नहीं होता, तो हम इसको ले रहे हैं पॉइंट चार्ज। कि दो पॉइंट चार्जेस के बीच में जो फोर्स है तो वो आपके पास दो टाइप की फोर्सेस हो सकती हैं, उनके दरमियान में अट्रैक्शन भी हो सकती है और रिपल्शन भी हो सकती है। अट्रैक्शन कब होगी? कि जब वो ऑपोजिट चार्जेस होंगे। फॉर एग्जांपल, एक प्लस है और दूसरा माइनस है। और रिपल्शन कब होगी? जब वो सेम चार्जेस, या तो दोनों के दोनों प्लस हैं या तो दोनों के दोनों माइनस चार्जेस हैं, तो इनके दरमियान में रिपल्शन होगी। तो यहाँ पर दो पॉइंट है, दो इसके पॉइंट्स हैं। पहले कहते हैं कि आपके पास दो पॉइंट चार्जेस हैं और दोनों के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। मतलब ये हुआ, इन चार्जेस का मैग्नीट्यूड जितना ज़्यादा होगा उतनी यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन भी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशन, अगर तो चार्जेस का मैग्नीट्यूड कम होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन भी कम होगी। और दूसरे पॉइंट में कहते हैं कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ये जो फोर्स है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इनके दरमियान का जो डिस्टेंस है उससे हम उनके दरमियान में इन्वर्स रिलेशन है। तो मैथमेटिकली ऐसा करते हैं, यहाँ से हम पॉइंट्स निकाल लेते हैं। जो पहला पॉइंट है उसको हम लिख लेते हैं एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2। मैंने आपको पहले बताया कि हम चार्जेस के लिए क्या लिखते हैं? Q लिखते हैं। तो हमारे पास दो चार्जेस हैं, तो एक के लिए हमने लिख लिया Q1 और दूसरे के लिए लिख लिया Q2। तो यहाँ पर इन दोनों के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है, तो एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2। Q1 और Q2 के बीच में कोई भी साइन नहीं है, मतलब इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन हो रही है। मल्टीप्लिकेशन मतलब प्रोडक्ट हम इन दोनों का ले रहे हैं। तो ये इक्वेशन फर्स्ट है। और सेकंड इक्वेशन हम यहाँ पे ये बना लेंगे, एफ इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। कि ये हमारे पास है फोर्स इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, ये वो वाला पॉइंट है। तो हम ऐसा करते हैं, इन दोनों को कंबाइन करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइड बाई r²। तो हम यहाँ से प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटा देंगे और यहाँ पर जो कांस्टेंट यूज़ होगा उसको हम के कहेंगे, जिसको हम बोलते हैं कूलम्स कांस्टेंट, या कूलम्स कांस्टेंट या तो बोलेंगे, या तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट हम इसको बोलते हैं। और आ जाएगा एफ इज़ इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइड बाई r²। तो ये हमारे पास फाइनली इक्वेशन है कूलम्स लॉ की। इसको हम और भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। ऐसे एक्सप्लेन करेंगे कि यहाँ पर जो कांस्टेंट लिखा है के, इसकी वैल्यू को हम थोड़ा एक्सप्लेन कर लेंगे। जो के है ये आपके पास बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट।
इसमें एक टर्म लिखा हुआ है एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट को हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। मतलब ये हुआ कि जब दो चार्जेस के दरमियान में कोई भी मीडियम नहीं होगा, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का मतलब ये है कि वैक्यूम है, ना ही तो हवा है ना वाटर है, दो चार्जेस के दरमियान कोई मीडियम भी नहीं है, वैक्यूम है, तो हम यहाँ पर बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और इसकी वैल्यू आपके पास सबसे ज़्यादा कम आती है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट या परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इसको बोलेंगे। अच्छा, इसकी वैल्यू किसके बराबर, इसकी हमने वैल्यू ली हुई है, एक्सपेरिमेंटली हमने डिटरमाइन की इसकी वैल्यू एप्सिलॉन नॉट की जो कि है 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12 यूनिट। आप यहाँ से निकाल सकते हैं आसानी से, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आपके पास आता है इसका यूनिट। इस वैल्यू को अगर हम के की वैल्यू में पुट कर दें तो आपके पास आ जाएगा के इज़ इक्वल टू 1/4, पाई की वैल्यू है 3.1415 मल्टीप्लाई और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12। इसको हम सॉल्व करते हैं जिससे फाइनली आपके पास आती है के की वैल्यू, के इज़ इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो ये हमारे पास के की वैल्यू है और इसी की वैल्यू को हम बाद में उसमें पुट कर सकते हैं, जो हमारा मेन फार्मूला है कूलम्स लॉ का, उसमें हम पुट करके हम वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन दो चार्जेस के दरमियान फाइंड कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं डायरेक्शन की। तो डायरेक्शन के हिसाब से अगर देखा जाए तो डायरेक्शन हम फाइंड करते हैं यूनिट वेक्टर के हिसाब से। तो मिसाल के तौर पे आपके पास 2 पॉइंट चार्जेस हैं, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, क्योंकि ये है म्यूचुअल फोर्सेस, सही है, दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे। और एक चीज़ मैं पहले ही यहाँ पर डिस्कस कर चुका हूँ जो कि डायरेक्शन के हिसाब से रिलेटेड है, वो ये है कि अगर आपके पास एक जैसे चार्जेस होंगे Q1 और Q2 फॉर एग्जांपल पॉजिटिव चार्जेस हैं दोनों, तो इनके दरमियान में फोर्स जो लगेगी वो रिपल्सिव फोर्स लगेगी। और इसी के ऑपोजिट हम ले लेते हैं कि अगर आपके पास अनलाइक चार्जेस हों, फॉर एग्जांपल एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है, तो इनका जो प्रोडक्ट बन रहा है उसकी जो आपस में जो फोर्स लगेगी वो आपके पास एट्रैक्टिव फोर्सेस होंगी। अब बात कर लेते हैं डायरेक्शन की कि हमारे पास जो इनकी अट्रैक्शन या रिपल्शन होती है उसकी डायरेक्शन क्या होती है। तो देखिए, दो चार्जेस हैं, दोनों आपस में ऑपोजिट एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि Q1 अगर फोर्स लगा रहा है Q2 पर, तो इसको मैं लिखूँगा कैसे, तो मैं इसको लिखूँगा F21 कि जिसके ऊपर फोर्स लग रही है उसको मैं पहले लिखूँगा, 2 मैंने पहले लिख दिया, तो 2 पर लग रही है इसको मैंने पहले लिख दिया। और कौन लगा रहा है, Q1 लगा रहा है, तो Q1 के लिए मैंने 1 बाद में लिख दिया। तो F21 का मतलब ये है कि ये वो वाली फोर्स है जो चार्ज 1 चार्ज 2 पर लगा रहा है। अब यहाँ पर बात करते हैं डाइलेक्ट्रिक मीडियम की। देखिए, पहले जो हमने केस स्टडी किया हुआ है वो हमने स्टडी किया कि फ्री स्पेस के लिए दो चार्जेस के दरमियान कोई भी मीडियम ना हो, तो उसके लिए हम लिखते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, या जिसको हम शॉर्ट नेम लेते हैं एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब ये हुआ कि दो चार्जेस के दरमियान कोई भी मीडियम नहीं है, वैक्यूम है। लेकिन अगर मैं इन दोनों के दरमियान कोई ना कोई मीडियम डाल दूँ, फॉर एग्जांपल वाटर है, कोई गैस है, कोई भी चीज़ है, तो उसके लिए फिर हम लिखते हैं परमिटिविटी का मतलब ये, या तो हमने कोई इंसुलेटर बीच में डाल दिया और या तो हमने कोई बीच में डाइलेक्ट्रिक डाल दिया। तो हम जब भी ऐसा करते हैं तो उसके लिए हम फिर वैल्यू चेंज करते हैं, एप्सिलॉन नहीं लिखते, एप्सिलॉन नॉट नहीं लिखते, बल्कि सिर्फ और सिर्फ परमिटिविटी ऑफ मीडियम बीच में लिखना पड़ता है। तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम के लिए हम साइन लिखते हैं एप्सिलॉन, सिर्फ नॉट साथ में नहीं लगाएंगे। और लाजमी बात है, अब अगर दरमियान में कोई मीडियम आ गया तो इन दोनों के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ कर जाएगी, क्योंकि बीच में क्या आ गई, रुकावट आ गई, दरमियान में पार्टिकल्स आ रहे हैं, जिसकी वजह से इन दोनों के दरमियान अट्रैक्शन या रिपल्शन डिक्रीज़ हो रही है। शील्डिंग इफेक्ट वाला आप थोड़ा सा एग्जाम्पल यहाँ पर ले सकते हैं, मुशाबहत दोनों के बीच में थोड़ी बहुत पाई जाती है। अच्छा, अब यहाँ पर एक और चीज़ आती है, रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी आपके पास क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी इज़ द रेशो ऑफ परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक विद परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। इन दोनों के दरमियान में जो रेशो है परमिटिविटी ऑफ मीडियम विद द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के दरमियान जो मीडियम है, जो रेशो है, इसको हम कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। और यहीं से अगर मैं वैल्यू निकालना चाहता हूँ परमिटिविटी की, तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा और परमिटिविटी की वैल्यू आ जाएगी, परमिटिविटी इज इक्वल टू रिलेटिव परमिटिविटी मल्टीप्लाई बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अगर दो चार्जेस के दरमियान मेरे पास परमिटिविटी मतलब कोई मीडियम है, तो उसके लिए मैं फिर ये वाली वैल्यू पुट करूँगा। तो फॉर एग्जांपल आपके पास दो चार्जेस की 1 चार्ज 2 है और आपके पास उसके दरमियान में परमिटिविटी है, कोई मीडियम है, तो हम उसके लिए लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और रिलेटिव परमिटिविटी डॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर, और आगे यूनिट वेक्टर हम डाल लेंगे। नेक्स्ट देखिए, मैंने ऐसा किया कि रिलेटिव परमिटिविटी को जो अलग कर दिया यहाँ से, तो मेरे पास जो बाकी वैल्यू बचती है वो देखें तो वो मेरे पास कूलम फोर्स बन रही है, और वो भी कौन सी, वैक्यूम के लिए। तो इसकी जगह मैं वैक्यूम वाली फोर्स लिख सकता हूँ कि मेरे पास दो चार्जेस हैं, उनके दरमियान में वैक्यूम है। तो फाइनली यहाँ से हम इसी इक्वेशन को हम देख के ये चीज़ बता सकते हैं कि डाइलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो रिड्यूस हो जाएगी किसके मुकाबले में, वैक्यूम वाली फोर्स के मुकाबले में
रिड्यूस हो जाएगी। रीज़न उसका यही है कि दरमियान में अब मीडियम आ गया, मीडियम की वजह से देखें जहाँ पर भी मीडियम आया था उसकी वजह से थोड़ा बहुत तो रेजिस्टेंस आता ही है, तो हम ये रीज़न यहाँ पर दे सकते हैं।